कुछ सपने इतने बड़े होते हैं कि ब्रह्मांड खुद उन्हें पूरा करने की साजिश करता है। पर क्या हो जब ब्रह्मांड भी चुप हो जाए, जब हर रास्ता बंद दिखे, जब तुम्हारे पास ना तो पैसे हो, ना पहचान और ना कोई गॉडफादर। तब भी अगर कोई अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनता है तो वो कलाम बनता है। साल था 1934। तमिलनाडु के एक छोटे से द्वीपे कस्बे रामेश्वरम में एक लड़का जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अबुल पकीर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम। एक नम्र मुसलमान परिवार। पिता नाविक थे जो तीर्थ यात्रियों को पार ले जाते थे। घर में पैसे की तंगी थी लेकिन ईमानदारी की कोई कमी नहीं। घर मिट्टी का था, छत टपकती थी, लेकिन माँ का प्यार उस छत से भी बड़ा था। और पिता की आंखों में बस एक ही बात थी, सच्चाई और मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं। कलाम स्कूल जाते तो उनकी आंखें काले स्लेट की बजाय आकाश में होती, चांद, तारे, उड़ती चिड़िया। लेकिन समाज ने उन्हें जल्दी ही एहसास दिलाया कि उनके पंखों पर जाति और धर्म की बेड़ियां थीं। एक बार स्कूल में ऊंची जाति के शिक्षक ने उन्हें डांटते हुए कहा, तुम मुसलमान होकर ब्राह्मण बच्चे के पास क्यों बैठे? कलाम चुप रहे, लेकिन उस दिन उनकी आत्मा रोई। घर आकर उन्होंने माँ से पूछा, क्या मैं आसमान देखना बंद कर दूं अम्मा? माँ ने उनका माथा चूमा और कहा, बेटा, धर्म इंसान बनाता है पर सपने खुदा देता है, और खुदा तारे सबको बराबर देता है। 12 साल की उम्र में उन्होंने अखबार बांटना शुरू किया ताकि परिवार की मदद कर सके। वो हर सुबह 4 बजे उठते, मीलों पैदल चलते और फिर स्कूल जाते। एक दिन उन्होंने एक किताब देखी, फ्लाइट मैकेनिक्स। किताब में एक स्केच था रॉकेट का। उस स्केच ने उनके सपनों में आग लगा दी। मैं उड़ना चाहता हूँ, उन्होंने खुद से कहा, लेकिन रास्ता साफ नहीं था। कई साल बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में दाखिले का सपना देखा, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी, 1000 रुपए। पिता ने हाथ जोड़ दिए, बेटा ये हमारे बस में नहीं। कलाम का दिल डूब गया। रात को उन्होंने अपनी माँ को चुपचाप रोते देखा, और अगले दिन एक चमत्कार हुआ। उनकी बड़ी बहन जोहरा ने अपने सारे गहने बेचकर फीस जमा कर दी। तू पढ़ अब्दुल, अगर तुझसे रोशनी नहीं फैली तो फिर किसी से नहीं फैलेगी। उस दिन कलाम ने खुद से वादा किया, एक दिन मैं अपनी बहन के गहनों की चमक को चांद पर ले जाऊंगा। MIT में कलाम तेज थे, पर एक दिन उन्होंने एक प्रोजेक्ट देर से जमा किया। प्रोफेसर नाराज हो गए। अगर 3 दिन में काम पूरा नहीं हुआ तो स्कॉलरशिप खत्म। कलाम ने 92 घंटे बिना सोए काम किया। तीसरे दिन जब प्रोजेक्ट पेश किया, प्रोफेसर चुप हो गए, फिर मुस्कुराए। तुम्हारे अंदर आग है कलाम, इसे बुझने मत देना। पर असली टेस्ट अभी बाकी था। स्नातक के बाद कलाम ने 2 बड़ी नौकरियों के लिए अप्लाई किया। एयरफोर्स पायलट, जो उनका सपना था, DTDP, डिफेंस टेक्निकल डेवलपमेंट प्रोडक्शन। दोनों का इंटरव्यू एक ही हफ्ते में था। कलाम को DTD में टॉप पर रखा गया, पर जब एयरफोर्स रिजल्ट आया, उनका नाम नहीं था। सपना टूट गया। वे टूटे हुए दिल से हरिद्वार के पास ऋषिकेश चले गए, जहां उन्हें एक साधु ने देखा और बस इतना कहा, तुम्हारे पंख धरती पर नहीं आत्मा में हैं, वापस जाओ, तुम्हारा रास्ता बड़ा है। कलाम लौटे, DTD में शामिल हुए और वहीं से शुरू हुई एक नई यात्रा। ऐसी यात्रा जो भारत को मिसाइल पावर बनाएगी। पर असली खेल अब शुरू होना था। देश ने उन्हें गुमनाम वैज्ञानिक बना दिया, पर वक्त ने उन्हें आने वाले तूफान के लिए छिपा लिया था। 1962 कलाम को ISRO में नियुक्त किया गया। वहां उनका परिचय हुआ उस व्यक्ति से जिसने उनकी वैज्ञानिक चेतना को नया आकार दिया, डॉ विक्रम साराभाई। थॉटफुल कलाम, साराभाई बोले, कॉन्फिडेंट, हम चांद तक पहुंचेंगे। फिलोसॉफिकल, पर पहले तुम्हें अपने भीतर का ग्रह ढूंढना होगा। कलाम ने खुद को लॉन्च व्हीकल प्रोजेक्ट में झोंक दिया। दिन रात काम, पसीने से भीगे हुए दस्तावेज, पुरानी मशीनें और सपने जो अब टेबल पर नहीं, आकाश पर तैरने लगे। थुम्बा, केरल, एक मछली पकड़ने वाला गाँव, जहाँ से भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन शुरू किया। रोचक तथ्य, पहला रॉकेट साइकिल पर ले जाया गया और उसका नोजकॉन बैलगाड़ी पर। कलाम हंसते हुए कहते थे, हमारे सपनों की रफ्तार हमारी जेब से तेज थी, लेकिन हर उड़ान आसान नहीं होती। ISRO ने 27 के दशक में पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 बनाना शुरू किया। कलाम को प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनाया गया। ये उनकी पहली असली अग्नि परीक्षा थी। 9 साल की मेहनत, असंख्य असफलताएं, हर टेस्ट फेल हो जाता। इंजीनियर थक चुके थे, नेता संदेह करने लगे। 1980 आखिरकार वो दिन आया, लॉन्च काउंटडाउन। SLV-3 हवा में उठा और ये उड़ गया। पूरे कंट्रोल रूम में सन्नाटा था, फिर तालियों की गड़गड़ाहट। इंडिया हैड एंटर्ड द स्पेस एज। कुछ दिन बाद कलाम को एक गुप्त कॉल आया। एक अजनबी आवाज बोली, डॉक्टर कलाम, आप भारत को अंतरिक्ष में ले आए, अब उन्हें जमीन पर भी शक्ति चाहिए। ये कॉल रक्षा मंत्रालय से था। एक नया गुप्त मिशन, इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IGMDP। हमें अग्नि चाहिए, पृथ्वी, त्रिशूल और नाग चाहिए, और हमें वो आदमी चाहिए जो इन्हें बनाए। आप DRDO में प्रवेश करते ही कलाम ने महसूस किया,
कि विज्ञान से बड़ी लड़ाई राजनीति और ईगो की है। कुछ वरिष्ठ अधिकारी कलाम को नापसंद करने लगे। ये आदमी मुसलमान है, रॉकेट्स बना रहा है। एक मिडिल क्लास तमिलनाडु वाला उन पर ताने कसे गए। इन्हें सिर्फ शो चाहिए, असली काम तो हम करते हैं। पर कलाम चुप रहे। अगर जवाब देना हो तो सफलता से दो। 1969 से कलाम ने वो किया जो दशकों से सपना था। अग्नि मिसाइल, 2000 किलोमीटर मार्ग क्षमता, भारत की पहली इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। पृथ्वी टैक्टिकल बैटल मिसाइल टेस्ट सफल रहा, पर बाहर एक नया तूफान खड़ा हो गया। कुछ पत्रकारों और पश्चिमी देशों ने सवाल उठाए, क्या भारत शांति से हटकर युद्ध की ओर बढ़ रहा है? क्या एक वैज्ञानिक राष्ट्रपति बनना चाहता है? कलाम एक प्रेस मीटिंग में बोले, मैं युद्ध का नहीं, आत्मनिर्भरता का पक्षधर हूँ। अगर भारत आत्मरक्षा नहीं करेगा तो कौन करेगा? उनकी आवाज में नरमी थी, पर उस नरमी में इस्पात छिपा था। एक वरिष्ठ वैज्ञानिक ने उन पर रिपोर्ट फाइल की। कलाम ने अपने नाम के लिए क्रेडिट लिया। उनका धर्म इस देश के मिसाइल प्रोग्राम को खतरे में डाल सकता है। कलाम टूट गए। रात को उन्होंने इस्तीफा तक लिख दिया, लेकिन एक चिट्ठी ने उन्हें बचा लिया। उनकी माँ की, बेटा तू चांद के पीछे छाया मत देख, खुद सूरज बन। उन्होंने वो चिट्ठी अपनी डेस्क पर टांग ली और अगले दिन फिर से काम पर लौटे। 1998 पोखरण रेगिस्तान, राजस्थान। भारत ने अपने इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय लिया, परमाणु परीक्षण। कलाम को प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बुलाया। कलाम साहब, क्या आप तैयार हैं? हाँ, देश तैयार है। 5 परमाणु परीक्षण सफल हुए। पूरे विश्व ने भारत को रोकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। वाजपेयी जी बोले, आज भारत एक परमाणु राष्ट्र है और उसका रक्षक कलाम है। एक शाम कलाम अपनी डायरी में लिखते हैं, मैंने कभी राष्ट्रपति बनने का सपना नहीं देखा था, लेकिन मैंने कभी रुकने का सपना भी नहीं देखा था। एक आंतरिक कॉल फिर से गूंजता है। अब समय है देश के युवाओं के दिल में प्रवेश करने का। अब अग्नि किताबों में जलनी चाहिए।